हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जो भी बच्चे किसी भी क्लास चाहे 9th 10th 11th 12th किसी में हो, जिनसे टेंस नहीं आ रहा है, उनका ये टेंस का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल चिंता ना करो। इंग्लिश ग्रामर में आप विधिवत आप ग्रामर सीखोगे। टेंस के बाद वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, जो भी डाउट होगा मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा। आपको बस बेहतर रूप से तैयारी करते चलना है, समय देना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आज के लेक्चर में हम जितना भी कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर करा देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंस। टेंस है क्या? टेंस का हिंदी क्या होता है? काल अर्थात समय, अर्थात एक चीज ऐसा वाक्य जो हमें समय का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। जैसे जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी हम चल रहा है जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में हैं, और जो कल बीत चुका है उसे हम पास्ट बोल देते हैं। और जो आने वाला समय है, जैसे ही हमारे 1 घंटे बाद कुछ नया समय आने वाला है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी आने वाला दिन भैया फ्यूचर है। बीता हुआ कल जो हमारा पास्ट है, समझ रहे हैं, भूतकाल जिसे बोलते हैं। जो चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। याद रखियो कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट का अर्थ क्या होगा? वर्तमान। पास्ट मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनको भी 4 भागों में बांटा गया। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 भाग हैं, वो यहां पर मैंने लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो सके। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस, जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारे टेंस हैं। तो याद रखिए कि जैसे हम पहले जब चर्चा करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जब भी आएगा इसको हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, चिंता नहीं करिएगा। यानी साधारण वाक्य, सिंपल है, सिंपल टेंस। समझ रहे हैं क्या? सिंपल टेंस हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, साधारण वाक्य भैया, है ना। कंटीन्यूअस टेंस, कंटिन्यू मतलब लगातार चल रहा है, यानी काम पूरा नहीं है, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण टेंस, है ना, अपूर्ण काल। तो यदि प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो भैया अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट यानी आपका कोई काम परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण रूप से क्लियर है भाई साहब, हमारा काम पूर्ण है, तो इसीलिए बोल देते हैं परफेक्ट है, यानी हमारा काम हो चुका है, इसलिए हम बोलते हैं उसे परफेक्ट भैया। इसलिए इसे पूर्ण काल भी कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट पूर्ण वर्तमान काल, ऐसा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो पूर्ण वर्तमान काल, फिर पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर की बात आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। कुछ बेसिक रूपरेखा बताना जरूरी है ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। और ऐसे ही हम क्रम से, जैसे हमारा ये 12 टेंस हो गया, 4 टेंस प्रेजेंट के, 4 टेंस पास्ट के, 4 टेंस फ्यूचर के। तो हम 12 टेंस को 12 लेक्चर में खत्म करेंगे। ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्रम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम हमने बता ही दिया कि इंडेफिनिट को आप कह सकते हो सिंपल टेंस। क्या बोल सकते हो? सिंपल टेंस। याद रखियो, मैं जो कह रहा हूं उतना आप तैयार करते चलना। ओके, लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जो आपको होमवर्क करना और कमेंट बॉक्स में पिन करना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। याद रखिए, ठीक है। आप 12th में हो, 10th में, सबके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, किसी भी बोर्ड से हो आप लोग। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? तो जैसे कोई वाक्य आ गया, उस वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि आए, है ना, ता है, ते है, ती है आदि आए, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात कर लेते हैं, वह जाता है। क्या? वह जाता है, वह जाता है। इंग्लिश अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके समझ में ही गोज लिख दूं मैं। चलो आगे मैं रूल्स के आधार पर इंग्लिश बताऊंगा। वह नहाता है, वह नहाता है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। वह सुबह से पढ़ता है, या वह पढ़ रहा है, रहा है नहीं, पढ़ता है, ता, ते, ती आए, ठीक है, क्लियर। ये वे खाते हैं, वे खाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे नहाते हैं। इस प्रकार से ये जो टेंस कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ता, ते, ती आए, या सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। सोहन गाना गाता है, सोहन रोज नहाता है,
सोहन विद्यालय जाता है, सोहन मार्केट जा रहा है, जाता है, ता होना चाहिए, ता ते ती आदि है, तो वो हमारा वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहलाएगा। इतना याद हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, यदि मैं आपसे कह दूं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब का HELPING, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, सहायक क्रिया। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक वो भी पढ़ पाएगा। सहायक क्रिया इसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, कौन कौन से, एक भैया हमारा डू और दूसरा डज। क्या क्या, एक डू और दूसरा डज, ये दो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, याद रखना, ठीक है। अब जैसे प्यारे बच्चों, हम यदि आपसे कह दें कि जो टेंस होता है उसके सेंटेंस की बात करें तो मुख्य रूप से 3 सेंटेंस हो जाते हैं। कैसे, एक हमारा साधारण वाक्य, फिर दूसरा हो जाता है हमारा नकारात्मक वाक्य, फिर तीसरा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नोट लिखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग नहीं होता। क्या लिखोगे आप लोग, हैशटैग लगा लो AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग नहीं होता, डू डच का प्रयोग नहीं होता, याद रख लीजिए, डू डच का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब के साथ ES का प्रयोग होता है, का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव में या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, यहां पे आप सेंटेंस लिख लेना, में डू डच का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। वहीं पे बहुवचनकर्ता हो जाएंगे तो फिर हम एस ईएस का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ओके, थोड़ा सा फार्मूला आप देख लो, जब फार्मूला देख लोगे तभी तो मजा आएगा कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। जैसे हमने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस, आप हेडिंग लगाओगे AFFIRMATIVE। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, SENTENCE। तो ये जो हमारा आ गया साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो कहलाता है साधारण वाक्य। क्या कहलाता है, साधारण वाक्य। कोई दिक्कत, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब इसे हम फार्मूला सबसे पहले बता दें। फार्मूला, यदि हम आपसे कहें कि फार्मूला आप बताओ, तो फार्मूला आप सिंपल तरीके से कहोगे। क्या भाई साहब, हमने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या होता है, कर्ता। जैसे सोहन वह है ना, मोहन, गीता, सीता, राम, जो भी हो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम डू डच का प्रयोग तो करते नहीं है, इसलिए वर्ब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा। साथ में यदि सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता, तब हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और फिर कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड आ गया, क्या, अदर वर्ड आ गया, फिर आपका फुल स्टॉप लगा दो, सिंपल है। अदर वर्ड आ गया तो फिर अदर वर्ड लगा दो, कोई दिक्कत। चलो, ये हमारा मुख्य रूप से हो गया फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब भाई साहब, हमने कहा एस या ईएस सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, तो इसका भी रूल्स होगा सर कि हम किसके साथ एस लगाएंगे या किसके साथ ईएस लगाएंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा नोट कर लें हम लोग, है ना। नोट आप लोग यहां पर लिखेंगे। नोट क्या है कि भाई साहब कब हम एस लगाएंगे या कब ईएस लगाएंगे, तो वर्ब से होता है। वर्ब, जैसे वर्ब हमारा गो, कम, डू मिस करना वर्ब है ना, और गो नहीं जाना, कम नहीं आना, थोड़ा समझिएगा। यदि हम बात करें कि वर्ब, यदि वर्ब का हिंदी रूप क्या होता है, क्रिया। ऑब्जेक्ट का कर्म, ऑब्जेक्ट आपका कर्म है, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, कर्ता। यदि क्रिया के अंत, क्रिया के आखिरी अक्षर, ऐसा लिख लो, क्रिया के आखिरी अक्षर में, है ना, ओ, एस, एक्स, SH, CH हो तो एस का प्रयोग किया जाता है। तो एस का
नहीं, एस नहीं भाई साहब, ईएस, ईएस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? ईएस का प्रयोग। कब कब भाई साहब? ओ हो, फिर हमने कहा एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, इन कंडीशन में हम वर्ब के अंत में ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। और यदि मान लीजिए कोई वर्ड आ जाए, जैसे हम और लिख सकते हैं कोष्टक में जेड आ जाए, डबल एस आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना यदि आप कर लिए तो बहुत है। डबल एस आ जाए, है ना, जेड आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तब हम वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। अदर के साथ एस का प्रयोग करेंगे। मतलब इतने में हमको क्या जोड़ना है? इतना भाई हमें मिल जाए यदि, तो फिर हम क्या जोड़ेंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। समझ रहे हो? बाकी जो भी वर्ब आएंगे वहां पर हम एस लगाएंगे। ठीक, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। बाकी में एस लगाएंगे। दूसरा है, यदि, जैसे हम वर्ब देखते हैं, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर में बाई है एवं पूर्व अक्षर, यानी बाई के पूर्व अक्षर व्यंजन है, पूर्व अक्षर व्यंजन है, तो बाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। बाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। क्या कहा हमने? यदि अंतिम में बाई है और बाई के पहले क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। अब व्यंजन और स्वर तो सबको पता है। स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ए ई आई ओ यू को छोड़कर अन्य सभी, ए ई आई ओ यू को छोड़कर अन्य सभी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं कि इसका बताओ भाई, तो आप यदि लिखो फ्लाई, एफ एल बाई, ये फ्लाई है, इसको जब चेंज करोगे तो एफ एल, बाई को आई लगा के ई एस लगाओगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाई है और बाई के पहले हमारा एल जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। समझिए कि नहीं भैया? अब देखो जरा, यदि हम कह दें पी एल ए बाई, प्ले, तो जरा बताओ पी एल ए क्या हमारा कॉन्सोनेंट है? क्या व्यंजन है? नहीं है। तो ये हमारा क्या है? वॉवेल है, और वॉवेल में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या करेंगे सर? फिर तो बाई के साथ हम क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? पी एल ए बाई एस लगा देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि भाई साहब इनमें से देखो ये रहेंगे तभी ई एस, बस एक ही कंडीशन है, अंत में बाई हो और बाई के पहले हमारा क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। यदि व्यंजन नहीं है, यदि हमारा स्वर आ गया, तो फिर हम बाई को आई में नहीं बदलेंगे। करेक्ट? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा बन चुका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा, जो करता होगा, जो मेन वहां पे करने वाला। जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं एक करता हूं, अब विद्यालय जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं? विद्यालय जा रहा हूं, तो विद्यालय कर्म हो गया, और जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, तब तो कुछ मजा आएगा। एग्जाम्पल में लिखते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल है कि भाई साहब सीता विद्यालय जाती है। सीता विद्यालय जाती है। अब सीता का क्या हो जाएगा? SEETA लिखते हैं लोग, सीता। अब मैंने कहा साधारण वाक्य में डू डच का तो प्रयोग ही नहीं है। क्या मिस जाना? भाई पहले सब्जेक्ट लिखना है। देखो जरा, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब वर्ब क्या है? रहना, खाना, उठना, जो क्रिया है, जो नित्य क्रियाएं होती है, वो वर्ब है। तो भाई यहां पर जाना क्या है? वर्ब है। और भाई यहां पे ध्यान रखना है, गो यानी जाना होता है। अब यहां पर ध्यान देना है कि सीता एक वचन है कि बहुवचन? तो कई सीता थोड़ी ना हो सकते, सीता तो एक ही है। तो सीता, अब देखो
यहां पर ईएस लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि सर आपने तो बताया था ओ आ जाए तो ओ के साथ हम ईएस लगा देते हैं, सिंपल है। तो सीता गोज स्कूल लिख दो, या आप यहां पर वाक्य को संयोजित करने के लिए टू का प्रयोग करते हो, सीता गोज टू स्कूल, SCHOOL, कि आपका वाक्य बन गया। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कब करते हैं भाई साहब? एस या ईएस का प्रयोग हमने बता दिया सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। उसमें भी ईएस का प्रयोग कहां होगा? जब लास्ट में ओ आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, एसएच आ जाए, सीएच आ जाए, जेड आए, डबल एस आ जाए, इतने यदि मिल जाए तो हमें ईएस का प्रयोग करना है, अन्यथा एस जोड़ देना है, अन्यथा एस जोड़ देना है। तो सीता गोज टू स्कूल, सीता विद्यालय जाती है। चलो आगे देखो, वह दूसरा नंबर, वह खुश दिखता है। क्या बात है यार, खुश दिखता है, वह खुश दिखता है। ठीक है, दिखने दो, तो कोई खुश दिख रहा है उसे परेशान मत करो भाई, दिखने दो खुश। क्या मीन्स वह, यहां पे करता क्या है? ही। करता क्या है? ही। खुश दिखना, दिखना क्या मीन्स? दिखना, लुक यानी दिखना, LOO की। अब के भाई साहब हमने कहा तो ओ आए, एस आए, एक्स आए, SH आए, CH आए, लेकिन यहां तो के की बात ही नहीं, तो फिर के के बाद हम एस जोड़ देंगे, सिंपल है। तो he लुक्स कैसा दिखता है? खुश। खुश क्या मीन्स? खुश, हैप्पी, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ऐसा हो गया। he लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखता है। कैसा दिख रहा है? खुश दिख रहा है। he लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखता है। कितना सिंपल है। आगे लिखो, मैं वहां जाता हूं। क्या बोला गया? मैं वहां जाता हूं। मैं जाता हूं कहां? वहां। कहां जा रहा हूं भाई? मैं वहां जाता हूं। क्या मीन्स मैं? क्या मीन्स मैं? तो आई मीन्स मैं। अब आई हम सिंगुलर नंबर नहीं कह सकते। अब इसके साथ जाना, वर्ब क्या है? गो। गो के साथ SEIES तभी लगेगा भाई साहब, हमारा वर्ब है, वर्ब के साथ SEIS तभी लगेगा जब सिंगुलर नंबर होगा। आई यदि मैं तो प्लूरल है, तो भाई साहब यहां पर बहुवचन का रूप में हम SEIS लगा ही नहीं सकते। तो आई गो कहां? वहां। वहां क्या मीन्स? वहां, देयर, THERE। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, आई गो देयर। अब यदि मैं कह दूं कि एक ऐसा भी वर्ड आ जाए जिसमें अदर वर्ड हो, सर आपने तो अदर वर्ड भी लिखा, तो अदर वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। चलो चौथा नंबर देखो, मैं वहां हर रोज, मैं वहां हर रोज जाता हूं। मैं वहां हर रोज जाता हूं यानी हर एक दिन मैं जाता हूं वहां। कहां? देयर यानी वहां, मैं तो आई गो कहां जा रहा हूं भाई साहब? देयर यानी वहां। देखो सेम हो गया, मैं वहां रोज जाता हूं। रोज, ये जो रोज शब्द है ना, हर रोज, हर रोज, EVERY, एवरीडे। क्या? एवरीडे। तो ये आपका अदर वर्ड हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एस या ईएस का प्रयोग तो तभी करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग तो तभी करेंगे जब भाई साहब क्या होगा? जब हम बता दिए सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा? सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन करता होना चाहिए। यदि एक वचन नहीं है तो फिर हम एस या ईएस का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा। कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। आपको बताया गया कि प्यारे बच्चों जो हम SEIS का प्रयोग करते हैं केवल अफर्मेटिव में करते हैं, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो डू डच का प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी बताया भाई साहब, नहीं तो अभी लिख लो, डू का प्रयोग और डच का प्रयोग कहां होता है, यहां पर हम बता देंगे आपको। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है? देखो जरा, निगेटिव मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक जैसे नहीं शब्द का मीनिंग होता है नॉट। तो आपने लिखा था पहले सब्जेक्ट, हां सर सब्जेक्ट लिखे थे, ठीक है। फिर हमने कहा भाई साहब डू डच का तो अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं हुआ था, निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, तो डू डच लिख दो। डू डच अल्फाबेट में लिखेंगे बाद, अल्फाबेट में जैसे हमारा ये मान लीजिए
बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में हो गए तो स्मॉल में इसको लिखेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा। डू डज, फिर यहां पे लगाना है नॉट, फिर आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर वही तो अदर वर्ड आप यदि यूज कर रहे हैं तो अदर वर्ड फुल स्टॉप। हमने क्या कहा, वहां पे वर्ब के साथ एस लगाया था, यहां तो वर्ब लगाना ही भूल गए सर, तो नॉट यहां पे आप लगा दो, यहां पे प्लस करके वर्ब। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे एक समस्या खड़ी हो गई कि डू का प्रयोग कहां होगा? डू का प्रयोग बहुवचन करता, आई बी यू दे बहुवचन करता, आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और भाई साहब डज का प्रयोग कहां करेंगे सर? दूसरा हमारा आ गया डज का प्रयोग। इसका डज का प्रयोग, तो भाई डू को छोड़ दो, जहां डू नहीं होगा वहां डज। ही, सी, इट, एनी नेम, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हम कहां लगाएंगे? एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चले एग्जाम्पल में, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। नहीं शब्द आ गया। नहीं शब्द देखो बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट देखो मैं, आई के साथ क्या लगेगा? डू, आई डू। और फिर नॉट, आई डू नॉट। देखो जरा, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब जाना, क्या मिस जाना? गो, प्लस ना लगाओ सर, गो लगा दो बस। आई डू नॉट गो, फिर क्या? स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, ये फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगा दिया हमने। मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल ले लो। सोहन बाजार नहीं जाता है। एक दो एग्जांपल में तो आप समझ जाओगे ना। तो देखो सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन एक वचन है तो सोहन के साथ लग जाएगा डज। सोहन डज नॉट, क्या मिस जाना? गो टू मार्केट, बाजार, मार्केट। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दिए। बस इतना ही है, निगेटिव सेंटेंस इतना ही है। अब आज आप एग्जाम्पल ज्यादा मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो टाइमिंग ज्यादा होगी। प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करना, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में सीई होता है, याद रखिएगा। यहां पे आपका सेंटेंस सीई होगा। निगेटिव सेंटेंस में आपने अफर्मेटिव में क्या लिखा था भाई साहब? अफर्मेटिव में सेंटेंस में सीई रहता है, याद रखिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। यहां पे मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ चुका है। डू डच का प्रयोग तो आपको पता ही है, परेशान होने की जरूरत है नहीं। बस फार्मूला लगा दो सर, और फार्मूला के बाद आप एग्जाम्पल निकाल दो। बस फार्मूला लगा दो। फार्मूला हम यदि आपसे कह दें कि फार्मूला इंट्रोगेटिव कब आप समझोगे? जैसे क्या वह जाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह खाता है, वह कहां जाता है, वह कहां जाता है। तो फिर अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। डू डज आपका क्या हो जाएगा? पहले लग जाएगा। डू डज पहले लग जाएगा। फिर आप लगा देना सब्जेक्ट। डू डज लगा देना, फिर आपके लगा देना सब्जेक्ट लगा देना। इसके बाद आपका मेन वर्ब तो रहेगा ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। एक पहला हो गया। दूसरा समझो, यदि WH वर्ड कहां, क्यों, कब सेंटेंस के बीच में आ जाए
तो भैया पहले WH वर्ड लिख देना, WH वर्ड, फिर डू डज लगाना, फिर डू डज लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाना, फिर आप लगाना अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क्स। इतने में ही खेल खत्म नहीं होता। यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो, यानी क्वेश्चन भी पूछा जाए, क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो फिर आप क्या करोगे बताओ भाई साहब? तो फिर आपको करना क्या है? इंट्रोगेटिव इसलिए डू डज का प्रयोग पहले कर दोगे, इंट्रोगेटिव डू डज का प्रयोग कर देना, फिर आप लगा देना सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। और निगेटिव है तो नॉट लगा देना। वर्ब के पहले ही नॉट लगता है, वर्ब के पहले ही नॉट लगता है, याद रखिए आप लोग, वर्ब के पहले ही आपका नॉट लगता है, याद रखिए आप लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल में पहला मैं लिख देता हूं, वह है कहां जाता है, वह है कहां जाता है। मैंने कहा है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, कहां क्वेश्चन वर्ड है, कहां क्वेश्चन वर्ड है, तो WH वर्ड से आपका आएगा वेयर, WHERE, वेयर, वेयर, वह का लग जाएगा डज, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। वेयर डज, वह ही, वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो। भाई और कुछ है ही नहीं है, इसलिए हम यहां पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क्स। वह कहां जाता है, देखो जरा कहां बीच में था। अब यदि इसे हम ऐसा लिख देते, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, यह भी प्रश्नवाचक है, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहला वाला। तो डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, डज ही गो, डज ही गो, बस सिंपल है, समझ रहे हो? यदि WH वर्ड वाला जो हिंदी का अक्षर है वो बीच में आ रहा है, तो उसका मीनिंग लिखना है हमको प्रारंभ में, वेयर। यदि वही WH वर्ड क्या पहले है, तो फिर हमको WH नहीं लिखना है, डू डज से स्टार्ट करना है। ये वर्ब याद होना चाहिए, और वर्ब कब याद होगा? जब आप एक बेहतर नोट्स बना लोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसका विधिवत नोट्स बनाते चलो। इंग्लिश ग्रामर आप विधिवत नोट्स बनाते चलें, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, पूरे 1 साल आपको पढ़ने हैं, और मैं आप स्टार्ट कर दिया हूं तो मतलब समझ लो पक्का है कि आपका कोर्स कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, इंग्लिश ग्रामर छोड़ दूंगा, नहीं, इंग्लिश ग्रामर का हर एक पॉइंट आपको क्लियर कराने की मेरी जिम्मेवारी। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, तभी आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मुझे भी मजा आएगा कि हाँ यार कुछ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।